दोस्तों आज हम बात करेंगे जज्बे वाली कौम पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनका क्या है, वो ऐसा कौम है कि आज जो बात करेंगे उससे एक हफ्ते बाद उससे मुकर जाएंगे। ये उनकी फितरत है। और झूठ तो इतना बोलते हैं कि हर 2 सेंटेंस के बाद एक झूठ निकलती है उनके मुंह से। तो आज पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक तो छोटा इंसिडेंट की बात करूंगा मैं, और एक बड़े इंसिडेंट की बात करूंगा। तो दोनों मिला के ये जो इंसिडेंट्स पे चर्चा करूंगा, बड़े मज़ेदार होगा वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन सरकार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, मज़ेदार वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो ऐसा है दोस्तों कि पहले शुरू करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट क्या हुआ है अब? क्रिकेट में तो सबको तो पता है कि एकदम बुरी तरह से हारा पाकिस्तान एशिया कप में भारत से। अब क्या हुआ? अब रोना धोना शुरू कर दिया। देखो, हिंदुस्तानियों ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं करा। मतलब बचकानी हरकतें जो है ना, ये हमारी बेइज्जती कर दी भारत ने। भैया तुम लोग कुछ कम हो क्या? तुम्हारी हरकतें कोई कम है क्या? पहलगाम तुम लोगों ने करवाया था ना। फिर ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन का जंग हुआ, जब बुरी तरह से पिटे, तब भी छाती फुला के हम जीत गए जंग, भारत के खिलाफ हम जीत गए जंग। अब दोबारा से जब पिटे क्रिकेट में तो रोना धोना शुरू, हमसे भारत शेक हैंड नहीं कर रहा है, हैंडशेक नहीं कर रहा है, ये है वो है फलाना। हम बायकाट करेंगे। क्या करेंगे? हम एशिया कप को बायकाट करेंगे। बॉयकॉट करोगे? करो बॉयकॉट। तो क्या हुआ ना, एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी था उसने कहा कि हैंडशेक नहीं करना है। पहले तो इससे शुरू करी, फिर बोला कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा तो हम एशिया कप से बाहर निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे हम, और खेलेंगे नहीं एशिया कप। ठीक है भैया, जाओ, चले जाओ। लेकिन अब क्या होगा? अब हालत ये हो गई कि अभी क्या करें? अब बोल तो दिया है, अब वापस कैसे उसको ले? तो किसी भी तरह से देखिए, आईसीसी का जो उनके यहाँ जनरल मैनेजर है वो पाकिस्तानी एक बंदा है, तो उसने कह दिया कि भैया हम एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी जो है हम उसको बदलेंगे नहीं, ये आईसीसी रूल्स के खिलाफ है। सीधे तौर पे बता दिया। ये वासिम खान है। तो अब जो है धमकी दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और देखिए, उनका अगला मैच यूएई के साथ है बुधवार के दिन। तो अब मैंने आज के दिन तो हुआ क्या ना, अब बैक चैनल डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू करी कि कुछ तो करो, हमें खेलना है। आगे चल के बताऊंगा क्यों उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा हुआ है। तो देखिए, हम अगर चले जाएंगे तो कैसे होगा? हमें भी खेलना है, और खेलेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे? तो क्या हुआ, आईसीसी का जो बोर्ड का मीटिंग हुआ उसके बाद एक निर्णय हुआ, एक मिडिल पाथ उन्होंने निकाला कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान जिन जिन मैचों पे खेलेगा एंडी पाइक्रॉफ्ट उसमें मैच रेफरिंग नहीं करेगा, मैं उसके जगह रिची रिचर्डसन करेगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वेन प्लेयर था, रिची रिचर्डसन आपका वेस्ट इंडियन है। तो ठीक है, अब ये हुआ, तो ये सेटल हुआ। अब यूएई के साथ मैच वो लोग खेलेंगे, रिची रिचर्डसन विल बी द मैच रेफरी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? जो इन लोगों ने जो पलटी मारी है कि हम अभी खेलेंगे, एक्चुअली में क्या है कि उनके, देखिए, वो उनकी जो मतलब फिनेंशियल स्टेटस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, एकदम बिल्कुल मतलब दरदर अवस्था में है, एकदम फटीचर है वो लोग। उनके पास पैसे कुछ नहीं है। अगर वो इस टूर्नामेंट से अभी यूएई के साथ खेलने से वापस चले जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका $16 मिलियन का लॉस होगा। तो ये फटीचर जो है उन्होंने देखा कि भाई अगर हम चले जाते हैं तो बोर्ड का $16 मिलियन का लॉस होगा। फटीचर कंट्री है, फटीचर बोर्ड है उनका। तो क्या है, देखिए, हमारे बीसीसीआई का जो अगर हम नेट वर्थ देखते हैं तो करीबन 19,000 करोड़ का है। इट्स वर्थ $2.2 बिलियन। और पाकिस्तान का नेटवर्थ कितना है आपको पता है? उसके बोर्ड का $450 मिलियन। $2.2 बिलियन कहाँ? 450। तो ये जो बड़े डींगे हाँकते हैं, हम
जज्बे वाली कौम है, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। भैया तुम्हारी औकात जो है ना इतनी सी है। $16 मिलियन के लिए तुम लोगों ने थूक के फिर चाट लिया उसको ज़मीन से। तुम्हारी औकात ये है। तो अब हम चलते हैं बड़े मुद्दे की ओर। और अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बड़े यूटर्न की, तो अभी हाल फिलहाल में उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक डरा हुआ इंसान है। ठीक है, डरा हुआ इंसान ही मैं बताता हूँ, बोलूँगा कि मेरा वो है ही वैसा डरा हुआ इंसान। वो देखेगा कि हर वक्त नर्वस रहता है वो जब बात करता है। तो मोहम्मद इशक डार, उसने क्या कहा, उसने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू में कहा कि भैया भारत जो है ना, उसने थर्ड पार्टी जो है मीडिएशन से इनकार कर दिया था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, इसीलिए पाकिस्तान ने डायरेक्टली फ़ोन करा हमारे डीजीएमओ को और कहा कि भैया माफ़ कर दो और सीज़ फायर करते हैं। तो इससे एक चीज़ क्या जाहिर हुई, ये एक चीज़ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई मध्यस्थता का रोल था ही नहीं। तो इशक डर ने पूरे बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम कर रहे थे कि मैंने जंग रुकवा दी भारत और पाकिस्तान का, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा इशक डर ने, उन्होंने कहा कि मई 10 तारीख को मार्को रूबियो ने मुझे कॉल करा। मतलब ये इशक डर जो है अपने तरफ से जो उन लोगों ने अमेरिका को कही थी वो बात, वो उसको छुपा रहे हैं। देखिए, भारत ने नूर खान एयरबेस को अटैक किया और किराना हिल्स पे अटैक हुई। तो पाकिस्तानियों ने अमेरिकन्स को बताया कि भैया देखो नूर खान एयरबेस अटैक हुआ है, किराना हिल्स अटैक हुआ है। तो उसमें क्या था, उसमें बेसिकली जो था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जहाँ पे अमेरिकन एसेट्स थे, और किराना हिल्स में कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन्स छिपाए गए हैं। तो दोनों जगह जब हिट की गई तो पाकिस्तान ने ज़रूर बताया होगा। तो अमेरिकन्स पहले भारत से बात करी, अमेरिकन्स ने, तो भारत ने भैया बता दिया कि भाई कोई मीडिएशन नहीं। तो मार्को रूबियो ने तब बात करी इससे, इशक डर से। तो उसी का हवाला देते हुए कहा कि आई वॉज टोल्ड दैट देयर वुड बी अ डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एट एन इंडिपेंडेंट प्लेस। ठीक है, तो इसीलिए भैया पहली बात तो क्लियर करो कि भारत ने मना कर दिया मार्को रूबियो को, मार्को रूबियो ने उसी बात को तुम्हें इन्फॉर्म करा कि भैया भारत नहीं करेगा, हमारी बात सुनेगा नहीं, तुम डायरेक्टली बात करो। तो पाकिस्तान बेग्ड द अमेरिकन्स टू टॉक टू इंडिया कि भैया मध्यस्थता करके जंग रोक दो। व्हेन मार्को रूबियो सेड कि इंडियंस हैव रिफ्यूज्ड, तब पाकिस्तान ने भारत से डायरेक्टली, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करा और सीज फायर ऐलान हुआ। मतलब भारत ने पॉज पे रखा है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सीज फायर इन दिस ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन बट इट्स पुट ऑन ए पॉज, ये बात है। तो इशक डर साहब जो है ये आधी बात छुपा रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा यू टर्न है। पहले तो बता रहे थे भैया जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल के लिए क्यों नॉमिनेट करा, विच मीन्स ही डिडंट पुट इन हिज एफर्ट टू ब्रिंग इन अ सीज फायर बिटवीन द टू नेशंस। ही हैज़ नो रोल ऑफ मीडिएशन फॉर द सीज फायर। ये बात है। फिर नॉमिनेट क्यों किया पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए? क्योंकि ना आगे चल के यही इशक डर बोल रहे हैं कि जुलाई 25 तारीख को मैं जब अमेरिका गया था, मार्को रूबियो से मिला, तो मार्को रूबियो ने कहा कि भैया भारत ने मना कर दिया है, कि उन्होंने कह दिया है कि इट्स ए बायलैटरल इशू। भैया पहले भी बायलैटरल इशू बोला था, आज भी बायलैटरल इशू, 25 तारीख को भी मार्को रूबियो ने कहा। तो ये बात है। अब जो है, अब आगे चल के वो बोल रहे हैं कि भैया देखो, जब पूछा गया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी ऐसे एक तरफा नहीं कर सकता है, भारत पानी रोक नहीं सकता है, और अगली जंग जब होगी ये पानी के लिए होगा। भैया खून बहाने वाले थे, क्या हो गया? अब तो पाकिस्तान बाढ़ बाढ़ चिल्ला रहा है, फ्लड्स चिल्ला रहा है। अब
देखिए सीख नहीं मिली है अभी भी। देखिए रस्सी जल गई भल नहीं गया है। दे थिंक themselves टू बी समथिंग सुपीरियर माइटी, मतलब दुनिया उनसे डरती है। जज्बे वाली कौम है भैया, यही है। सो दिस इज अनदर बिग यू टर्न। अब जो है, अब देखिए इनका नोटोरिटी क्या है। मैं देखिए नोटोरिटी पाकिस्तान का इतना नोटोरियस ये गेम प्लान करते हैं। आप देखिए चाइना ने इन्वेस्ट करा है $65 बिलियन, लेकिन अब चाइनीज़ जो आर्म्स एंड एमुनिशंस, वेपनरी, सब कुछ, मिसाइल्स वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ। जब वो फेल हो गया तो चाइना ने बोला भैया तुम्हें तो चलानी नहीं आती है, तुमने सारे मेरे वेपन्स बर्बाद कर दिए और दुनिया के सामने मुझे एक्सपोज करके खड़ा कर दिया। तो चाइना ने बोल दिया कि मैं और एक फूटी कौड़ी तुम्हारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो भागे भागे गए ना रेलवे लाइन जो कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर तक, मतलब चाइना बॉर्डर तक जो रेल लाइन के लिए प्रोजेक्ट अभी वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, तो वो बात है। तो BRI का प्रोजेक्ट, लेकिन फाइनेंस्ड बाई दूसरे बैंक्स, बाहर के बैंक्स। तो छोड़िए वो बात अलग है। अब जो है, अब चाइना को वो टोपी पहना रहा है, चाइना को टोपी पहना है, बोला कि भैया ले मेरे से बलूचिस्तान से रेयर अर्थ्स ले वगैरह। अब उसी चीज़ को अब दोबारा से अभी दे आर प्लेइंग विद द अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स को बोल रहे हैं कि भैया आई एम योर ओनली ये। सो दे, अब अमेरिका उसका बड़ा अब्बू बन चुका है और चाइना अभी छोटा अब्बू बन चुका है। ये दो है अभी बड़े अब्बू के पास वो गए हैं। अब उनके साथ उनकी दोस्ती अभी दे आर ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वो गए हैं OIC कंट्रीज, मतलब वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC कंट्रीज मतलब मुसलमान देश, उस ग्रुप में जाके क्या बोल रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम इजराइल को मिटा के छोड़ेंगे। अब इजराइल कौन है? इजराइल है अमेरिका का एलाई। तो ये क्या गेम खेल रहे हैं, ये इनको खुद को पता नहीं है ये चीज़। अब हुआ क्या है, अब जब इजराइल ने आपका लेबनान को हिट किया है, ईरान को तो हिट कर रहा था उससे पहले, अब सीरिया को हिट किया है, अब कतर को जब हिट कर दिया, क्योंकि कतर ने कुछ हमास के टेररिस्ट को छुपा के रखे थे, तो उस पर हिट कर गए। तो लो लेवल के हमास के टेररिस्ट थे वो गए, मारे गए, एक दो कतर के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी मारे गए। तो अब जो है इमीडिएटली एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने कॉल करा 40 इस्लामिक, अरब और इस्लामिक कंट्रीज को लेके इमरजेंसी मीटिंग। उसका को स्पॉन्सर कौन था? पाकिस्तान। हुआ मीटिंग दोहा में, कतर में, लेकिन पाकिस्तान को स्पॉन्सर है वहाँ पे। देखिए ये उम्मा, दे आर द सेवियर्स ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान क्या बोल रही है? उम्मा, आई एम द सेवियर ऑफ इस्लाम, और कोई मुसलमान देश नहीं है। लेकिन जुबान क्या बोलते हैं? उर्दू, पंजाबी, और अरब देश क्या बोलती है? अरबिक बोलती है, पर्शियन बोलते हैं कुछ उधर वाले। तो टर्की भी अपने आप को बताऊंगा अभी। तो हुआ क्या, अब ये मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पाकिस्तान फिर से दोबारा खड़ा हो गया, शहबाज शरीफ और इशाक डर वहाँ पे। बोला कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए, हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, मिलिट्री अलायंस बना के हमें इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए। वी नीड टू प्रोटेक्ट द अरब वर्ल्ड एंड वी आर द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। तो हम जो है मोस्ट पावरफुल है, हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, तो हम इजराइल तुम्हारे को मदद करेंगे इजराइल को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे इजिप्ट निकल आया, बोला मेरे यहाँ हेडक्वार्टर करो, मैं 20,000 सोल्जर्स दूंगा हमारे जो अरब नेटो अलायंस के लिए। तो अब पाकिस्तान को और भी सपोर्ट मिल गया ना। देखिए टर्की जो है वो ओरिजिनल नेटो का मेंबर है, और वहाँ भी वो है और इधर भी। ये जो जितने भी ये मुसलमान, जैसे पाकिस्तान, टर्की, ये दो पाँव नाव पे पाँव देके चल रहे हैं। अब बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं। इनकी जब हश्र होने वाला है ना, अंतिम टाइम आएगा, बहुत ही बुरा टाइम आएगा, इनको समझ नहीं आ रहा है। तो अब क्या है, टर्की ने लेकिन थोड़ा सा दबे हुए सुर में बात करी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इकोनॉमिकली हमें इजराइल को मारना चाहिए, हमें ऐसे मिलिट्रली कुछ करना नहीं चाहिए। तो मतलब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इमर्ज, मतलब ट्राइंग टू पोज इटसेल्फ एज द सेवियर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और वो अपना जो एक इस्लामिक
जो कंट्रीज़ का लीडर बनना चाहता है। लेकिन है तो कन्वर्ट्स के बच्चे ना, वो अरब के लोग जो है उनको दो पैसे की मतलब उनको औकात नहीं है पाकिस्तानी के बारे में। वो क्या है, वो वहाँ क्या करते हैं खुद पाकिस्तानियों को पता है। कितने वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया में वायरल है, वहाँ जाते हैं हज में, वहाँ जाके भीख मांगते हैं। तो एक मैंने वीडियो देखा हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें एक पाकिस्तानी आदमी बोल रहा है आप कहाँ से हो, बंदा बोल रहा है मैं इंडिया से हूँ। तो वही पाकिस्तानी आदमी वीडियो में बोल रहा है कि भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम तो पाकिस्तानी हो, मुझे पता है तुम पाकिस्तानी हो, भीख मांग क्यों रहे हो, यहाँ पे मांगने क्यों आए हो ना। नहीं मुझे ज़रूरत है, पहले तो बोला मुझे ज़रूरत है, फिर बोल रहा है नहीं नहीं मैं भीख नहीं मांग रहा। तो ये है इनकी औकात। 40-50 हर भिखारी तो हर साल वहाँ से भेजते हैं, सऊदी वाले भेजते हैं वापस पाकिस्तान। तो उनकी औकात ये है, अरब दुनिया पूरा जानती है कि उनकी औकात ये है। लेकिन क्या करें, बोलते हैं अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट, तो इसीलिए शायद तो किसी भी तरह जो है शहबाज शरीफ ने कन्विंस करा है मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस कि देखो भैया हम तो अभी नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC में, तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे इस बात को लेके। भैया क्या सपोर्ट करोगे तुम लोग, तुम्हारी औकात क्या है, तुम वहीं पे हो। देखिए एक चीज़ है, इंडिया के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं इससे प्रॉब्लम नहीं मानता क्योंकि ना ये अगर एक अरब नेटो टाइप अलायंस करते हैं तो अगर हम हाइपोथेटिकल में बोल नहीं रहा, सो क्या होता है इस टाइप के अलायंस में क्या होता है, किसी एक मेंबर कंट्री को आप अटैक करते हो तो पूरा अलायंस जो है आप पे अटैक करता है। जैसे कि अभी दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस अलायंस टू अटैक मिलिट्रीली ऑन इज़राइल, लेकिन आगे चल के अगर भारत पाकिस्तान की जंग छिड़ती है, अगर भारत पाकिस्तान को मारता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी ओर खींच के बोलेगा कि भारत पे हम अटैक करेंगे। पाकिस्तान यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा था शुरू से, हर किसी को पता है। लेकिन हमारे दोस्त जो है कौन है इस्लामिक वर्ल्ड में, हमारे दोस्त है सऊदी है हमारा दोस्त, UAE है हमारा दोस्त, इजिप्ट है हमारा दोस्त, हमारा अच्छे संबंध है कतर के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम, और नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा जो है जो रिलेशनशिप हर अरब देश के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान तो अरब देश है भी नहीं, तो भूल ही जाइए उसके बारे में। तो अब जो है अभी पाकिस्तान का जो टेरर लिंक जो है जो कि मना करता रहता है पाकिस्तान हर वक्त। अभी और एक मज़ेदार चीज़ ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो है अंदर जो बैठे हुए हैं जैश ए मोहम्मद का जो टॉप कमांडर, क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, रुकिए, मसूद इलियास कश्मीरी, वो बात कर रहा था। उनके यहाँ एक 30th एनुअल मिशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हुआ है, वहाँ पे उसने कहा कि भैया देखिए मसूद अजहर के पूरे परिवार को भारत ने मार दिया मिसाइल अटैक करके, और ये करा वो करा, हमारे जंग में हम ये शहीद हो गए। और शहीद हुए तो हुए, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जनरल हैं आसिम मुनीर साहब ने उनको भेजा था, उसके जो है जनाजे में, मतलब जो बरियल हुआ था उसको अटेंड करने भेजा था। तो ये सीधे तौर पे पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज कर दिया है, बिकॉज ये टॉप कमांडर जो था, क्या नाम था उसका, अब्दुल राऊफ, उसका जो वो था फ्यूनरल में अटेंड करने गए थे ये जनरल्स। तो इस बंदे ने इलियास कश्मीरी ने बता दिया कि भैया आसिम मुनीर ने भेजे थे। तो ये खुले तौर पे दे हैव लाइक प्रोक्लेम्ड कि दे हैव ए डीप नेक्सस बिटवीन द टेरर ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी आर्मी। तो ये है दुनिया, वर्ल्ड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। अगर अमेरिका अभी भी समझ नहीं रहा है और आंख मूंद के बैठा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी अमेरिका की बात हुई तो और एक बात है, उसके बाद मैं वीडियो को अभी समाप्त करूंगा। तो हुआ क्या है, अभी UNGA का मीटिंग होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो शहबाज शरीफ जाएगा अमेरिका अटेंड करने UNGA का मीटिंग। तो वहाँ पे वो मिलने वाला है प्रेसिडेंट ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप से, ये खबर आई है। और बताया जा रहा है कि उसके साथ आसिम मुनीर भी जाएगा। भैया UNGA के मीटिंग
पे अटेंड करने जाएगा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ आर्मी जनरल भी जाएगा। एक्चुअली में क्या है, ये आसिम मुनीर एक्चुअली रन्स द शो, पाकिस्तान पूरा चला रहा है आसिम मुनीर, ये पपेट है शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर हर वक्त उसके साथ जा रहा है, क्यों? क्योंकि ना कल को अगर ही टेक्स ओवर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। एक बात ये है। दूसरी बात, ये शहबाज शरीफ को डायरेक्ट नज़र पे रखा हुआ है, अपने नज़र पे रखा हुआ है। कहीं देश छोड़ के भाग गया तो होगा क्या? भाग भी सकता है शहबाज शरीफ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब ये है, ये जाएगा मीटिंग करने, क्यों? क्योंकि ना इसको बात करनी है जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है उसके बारे में, फिर इजराइल ने जो कतर पे अटैक किया हुआ है। भैया ये तो अभी दे आर द सेवियर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ना, तो पाकिस्तान अभी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। तो अभी वो ट्रंप के साथ कतर के बारे में बात करेगा कि इजराइल क्यों स्ट्राइक कर रहा है। समझाओ उसको, अमेरिका तुम समझाओ इजराइल को, क्यों? तुम्हारा एलाई है। क्योंकि ना कल को अगर नेटो लाइक अलायंस हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे एलाई को, विल सी दैट इट्स ये पुट डाउन टू रबल, इजराइल को हम तबाह करके छोड़ेंगे। ठीक है, करो। अब और भी एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो शायद भारत को लेके बातचीत कर सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान जो है उसको पता नहीं है वो कर क्या रहा है, उसका दाएं हाथ को पता नहीं है कि उसका बाएं हाथ क्या कर रहा है, उसके बाएं हाथ को पता नहीं है उसके दाएं हाथ क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान इज टोटली अ फेल्ड स्टेट, सिर्फ एक नाम के वास्ते एक स्टेट बना हुआ है, एक कंट्री बना हुआ है। और बहुत जल्द ये जितने, आपको क्या लग रहा है चाइना छोड़ देगा? ये जितना दे आर हॉबनोबिंग विद द अमेरिकन्स, विल चाइना स्पेयर दीज फेलोज? Never. They have invested $65 billion. So they have to get back that money, or else if they lose all the money, what's going to happen? ऐसे भी चाइना का इकोनॉमी इतना स्टेबल नहीं है अभी। तो यही है, तो देखते हैं पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। देखिए अभी 3-4 महीने के भीतर ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, क्योंकि ना पाकिस्तान जो कर रहा है, अब दोबारा से अगर FATF लिस्ट में चला गया तो जाने के बहुत चांसेस है इस, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो है उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।